आज हम वापस से आपके लिए एक काफी बेहतरीन एनिमे लेकर आए हैं जो जरूर आपको काफी पसंद आने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का भी सबसे पहले पता चल सके। अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम नानजू है, जो कि अपनी दादी के घर जा रहा होता है। तभी नानजू बताता है कि उसकी दादी फेंग शुई बहुत अच्छे से जानती थी, जिससे लोगों का फॉर्च्यून बताया जा सकता है। और नानजू की दादी की कही हर बात हमेशा सही भी होती थी, जिससे धीरे धीरे नानजू की दादी हर जगह काफी फेमस भी हो गई, जिससे कई लोग उन्हें जानने लगे थे। नानजू की दादी लोगों को बताती थी कि कैसे उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और कैसे वो मुसीबत से बच सकते हैं। हालांकि नानजू को ये बिल्कुल नहीं आता, ये टैलेंट सिर्फ उसकी दादी के पास ही था। और एक दिन उसकी दादी की डेथ हो गई। अचानक डेथ की वजह से नानजू भी अपनी दादी से उस आर्ट के बारे में कुछ नहीं सीख पाया। नानजू अपनी दादी के घर पहुंच जाता है और अंदर जाता है, पर उसे कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी नानजू के पीछे कोई आ जाता है, पर नानजू उसे पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़ देता है। लेकिन असल में वो नानजू का ही दोस्त जुआंग था, जिसे उनके घर को सही रखने की जिम्मेदारी दी थी, जो कि नानजू को सरप्राइज करना चाहता था। फिर जुआंग नानजू को बताता है कि उसकी दादी के मरने के बाद से उसके पड़ोसी नानजू के लिए काफी परेशान है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नानजू बिना अपनी दादी के कैसे रहेगा। साथ ही जुआंग बताता है कि उसके सभी पड़ोसी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में सब आगे भी अच्छा रहे, इसीलिए सभी चाहते हैं कि नानजू अपनी दादी का काम आगे बढ़ाए, पर नानजू वो काम करने से मना कर देता है। ये सुनकर जुआंग काफी गुस्से में आ जाता है, पर नानजू बताता है कि ये काम इतना भी सिंपल नहीं है, इसलिए वो ये नहीं कर पाएगा। पर जुआंग कहता है कि उसे अपनी दादी वाला ही काम सीखना चाहिए, क्योंकि उसे कई लोगों के पैसे भी चुकाने हैं। साथ ही नानजू को उसकी दादी ने पहले से ही थोड़ा बहुत सिखा रखा है। नानजू को बस थोड़ी ही मेहनत करनी होगी, फिर उसे कोई जॉब करने की जरूरत नहीं होगी। जुआंग नानजू से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही कल के लिए एक अपॉइंटमेंट सेट कर दी है। वह नानजू खड़ा होता है और जुआंग को उसके घर जाने की कहता है। जाते हुए जुआंग कुछ फेंग शुई की बुक रख कर जाता है, जिससे नानजू को काफी मदद मिलेगी। फिर जुआंग चला जाता है और कल रात किसी टी हाउस कैफे में आने की कहता है। कुछ देर बाद नानजू उस बुक को पढ़ने लगता है और उसे एक बॉक्स में लॉकेट के साथ एक बुक भी मिलती है। नानजू बुक पढ़ने लगता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है, पर वो मोमबत्ती जला देता है और वापस बुक पढ़ना शुरू कर देता है। बुक में नानजू को कुछ हैंड साइंस दिखते हैं। वो वैसे ही साइन खुद भी बनाने लगता है, जिससे कुछ तो हो रहा था, पर नानजू को समझ नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या रहा है, इसलिए वो रुकता नहीं और लगातार वो साइन बनाता है। तभी अचानक से नानजू के साइड में रखा कैलेंडर हिलने लगता है और नानजू के सामने एक मैजिक सर्कल बन जाता है। तभी उस मैजिक सर्कल में से एक बच्चा निकलता है। नानजू कहता है कि वो तो चाइनीज न्यू ईयर गॉड है, पर वो बच्चा अपना नाम सियाओ बताता है। फिर सियाओ नानजू से कहता है कि अब से तुम नए लिशी हो और तुम्हें हेवन और अर्थ ने चुना है और तुम रुआ के काम को आगे बढ़ाओगे। असल में लिशी कैलेंडर मास्टर को कहते हैं, जो सभी आने वाले डेट्स को जानता हो और हर दिन सेट करना उसी का काम होता है। रुआ नानजू की दादी थी और वो ये सुनकर काफी हैरान होता है कि उसकी दादी एक लिशी थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। फिर सियाओ बताता है कि लिशी को हेवन और अर्थ के कैलेंडर से चुना जाता है। सियाओ बताता है कि हेवन और अर्थ के कैलेंडर को येलो एम्पायर ने खुद बनाया था, जिससे अर्थ पर हो रहे सभी फेस्टिवल और इवेंट को डिसाइड किया जा सके। नेक्स्ट मॉर्निंग निंजू नींद से उठता है और उसे लग रहा होता है कि जो भी उसने पिछली रात देखा सब एक सपना था। नानजू को कुछ आवाज आती है तो वो बाहर के कमरे में जाकर चेक भी करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पिछली रात का सब कुछ सपना ही था। पर तभी नानजू नीचे देखता है कि वही गॉड रो रहा होता है, क्योंकि उसके घर में चोट लग गई। अब नानजू को यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसने देखा वो सपना नहीं था, बल्कि सच था। जिसके बाद नानजू एक बुक पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा था कि एक लिशी लोगों की किस्मत में जो अच्छा होने वाला है उसे और जो बुरा होने वाला है उसे प्रोटेक्ट करता है। तभी नानजू देखता है कि उस बुक में ये भी लिखा है कि अब नानजू को इविल स्पिरिट्स दिख सकती हैं और उसका एक काम उन्हें मारना भी है। तो वो उसके बारे में सियाओ से पूछता है। सियाओ बताता है कि इविल स्पिरिट लोगों की बुरी सोच से बनती है, इसलिए ये इविल स्पिरिट हर जगह है, पर नॉर्मल इंसान उसे नहीं देख सकता। लेकिन लिशी के पास खास पावर होती है, जिससे वो इविल स्पिरिट को भी देख सकता है। कुछ लोगों के पास काफी ज्यादा बेकार किस्मत होती है, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा इविल स्पिरिट होती है। तभी सियाओ को काफी अच्छी खुशबू आती है, तो वो पूछता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है।
जिस पर नानजू बताता है कि उसने कुछ खाने के लिए बनाया है। तो वो दोनों नानजू का बनाया खाना देखने जाते हैं। लेकिन जैसे ही नानजू खाना खोलता है, सियाओ देखता है कि नानजू ने उसकी फिश को मारकर उसका फूड बना दिया है, जिसकी वजह से सियाओ रोने लगता है। नानजू को नहीं पता था कि वो फिश सियाओ की है और वो उसे इतनी पसंद थी। सियाओ लगातार रो रहा था और वो चुप भी नहीं हो रहा था। तो नानजू उसे अपनी फिश के बदले एक कछुआ देता है, पर वो कछुआ सियाओ को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पहले से भी तेज रोने लगता है। उसी शाम नानजू उस कैफे में जाता है जहाँ जुआंग ने उसे जाने के लिए कहा था, और उस आदमी से भी मिलता है जिसका फ्यूचर नानजू को बताना था। पर उस आदमी को नानजू बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उसने कपड़े बिल्कुल भी उस तरह के नहीं पहने थे जैसे उसके बिजनेस में पहनने चाहिए। साथ ही उस आदमी को नानजू इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं लग रहा था। पर नानजू ने उस आदमी को देखते ही उसके बारे में सब पता लगा लिया था, और नानजू को उस आदमी के आसपास से काफी सारी ईवल स्पिरिट भी दिख रही थी। पर जुआंग उस आदमी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि नानजू जैसा दिखता है वो वैसा बिल्कुल नहीं है। तभी नानजू उस आदमी से कहता है कि आज 10 मिनट बाद उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। कुछ ही देर बाद उस आदमी के पास एक कॉल आता है और उससे पता चलता है कि जो नॉर्थ साइड पर उसका ब्रिज का काम चल रहा है वहाँ कुछ काफ़ी गलत हुआ है। इसलिए वो तीनों जल्दी से वहाँ के लिए निकल जाते हैं। फिर वो आदमी और जुआंग नानजू को अकेले ही उस खतरनाक जगह पर भेज देते हैं, क्योंकि उन दोनों को अंदर जाने में काफ़ी डर लग रहा था। फिर अंदर जाने के बाद उन्हें साइन की मदद से नानजू सियाओ को वापस बुला लेता है, और सियाओ के पास वापस से अपनी फिश थी, पर वो काफ़ी छोटी थी। सियाओ फिर नानजू को मारने लगता है, क्योंकि इसकी वजह से सियाओ को अपनी फिश को वापस जिंदा करना पड़ा, लेकिन अब वो पहले से काफ़ी छोटी है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है, पर नानजू सियाओ को अपने साथ लेकर बच जाता है। तभी उनके सामने बहुत सारी ईवल स्पिरिट आ जाती हैं, जिन्हें देखकर नानजू सोचने लगता है कि क्या वो दोनों मिलकर इतनी सारे स्पिरिट्स को खत्म कर पाएंगे। पर सियाओ नानजू को चिंता न करने की कहता है, क्योंकि उसका नाम लिशी को हर खतरे से बचाना और ईवल स्पिरिट्स को खत्म करना है। तभी सियाओ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिससे काफ़ी सारी ईवल स्पिरिट्स एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नानजू ये देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है, लेकिन नानजू के पीछे से कुछ स्पिरिट उसके ऊपर भी अटैक कर देती है। नानजू उनसे बचने के लिए अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ से एक शील्ड बन जाती है, जिससे वो स्पिरिट्स खत्म हो जाती है। सियाओ नानजू को बताता है कि कैलेंडर से नानजू को भी ईवल स्पिरिट्स खत्म करने की पावर मिली है। फिर नानजू लगातार अपनी नई पावर का यूज करता है, जिससे वो सारी ईवल स्पिरिट्स को खुद ही खत्म कर देता है। वहीं सियाओ भी लगातार स्पिरिट्स को मार रहा होता है। कुछ ही देर में सियाओ का वाटर खत्म हो जाता है और अब वो आगे शूट नहीं कर सकता है, और उसकी फिश भी मरने लगती है। तभी मौसम बदल जाता है और जुआओ समझ जाता है कि उसका टाइम खत्म हो गया है। सियाओ नानजू को बताता है कि उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब दूसरे गॉड इसकी जगह लेंगे। नानजू सियाओ को रोकने की कोशिश करता है, पर वो चला जाता है। तभी बारिश होने लगती है और वो सभी ईवल स्पिरिट्स नानजू के ऊपर बड़े बड़े लोहे के रॉड फेंकने लगते हैं। उनमें से एक लोहे का रॉड नानजू के लगने ही वाला होता है कि लेकिन तभी दूसरा गॉड अपनी फायर अटैक के साथ आ जाता है और सब कुछ अपने वेपन से काट देता है। नानजू उस गॉड की तरफ देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तभी नानजू पीछे देखता है जहां उसी गॉड का शेर होता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। तभी वो स्पिरिट्स वापस आ जाती हैं, पर वो गॉड सभी स्पिरिट्स को काफी आसानी से मारने लगता है और काफी जल्दी सभी को खत्म भी कर देता है। लेकिन तभी स्पिरिट्स को मारने के बाद उस गॉड को ही कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से पूरी जगह हिलने लगती है। वो गॉड नानजू को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गॉड जिसका नाम चूशी है, वो नानजू के घर आ जाता है और नानजू की दादी को रिस्पेक्ट देता है। तभी नानजू को एक डॉग दिखता है और वो पूछने लगता है कि ये डॉग किसका है, जिस पर चूशी बताता है कि ये उसका शेर है और अभी के लिए वो उसी फॉर्म में रहे तो सही होगा। नानजू चूशी के लिए पानी लेकर आता है, पर वो देखता है कि चूशी को वापस कुछ हो रहा है। अब की बार चूशी की आंखें काली हो जाती है, पर वो पानी भी गिरा देता है और वो नानजू को गला भी पकड़ लेता है। तभी चूशी वापस नॉर्मल होता है और वो नानजू से माफी मांगता है। फिर नानजू एक रूम में जाता है और वापस से सियाओ को बुलाता है। नानजू सियाओ से सब सच पूछता है, क्योंकि सियाओ जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। फिर ना चाहते हुए भी सियाओ को सच बताना पड़ता है। सियाओ बताता है कि पहले चूशी ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो पहले काफी शांत और अच्छा था, लेकिन फिर कुछ दिन बीत गए और चूशी को साल की शुरुआत से साल के एंड तक ईवल स्पिरिट्स से फाइट करते रहना पड़ता था, जिसकी वजह से ईवल स्पिरिट्स ने उसके दिमाग पर अटैक किया और उसे भी अपनी तरह बनाने की कोशिश की, जिसकी वजह से अब चूशी कभी कभी अपनी कंट्रोल से बाहर चला जाता है।
तभी चूशी वापस से अपने कंट्रोल से बाहर जाने लगता है तो नानसू सियाओ से ऐसा कोई तरीका पूछता है जिससे चूशी को ठीक किया जा सके। पर सियाओ को ऐसे कोई तरीका पता नहीं था, जिसकी वजह से सियाओ नानसू को सेफ रखने की बोलकर वहां से भाग जाता है। अब नानसू अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ एक चाकू ले आता है और बाहर जाने लगता है, पर नानसू देखता है कि चूशी पहले से ही खिड़की तोड़कर वहां से भाग चुका है। नानसू लेटा होता है, तभी चूशी का डॉग उसके ऊपर आ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है। नानसू याद करता है कि कैसे चूशी के ऊपर ईवल स्पिरिट्स का कंट्रोल हो जाता है और वो किसी को भी मारने की कोशिश करने लगता है। तभी गेट पर की आता है और नानसू फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नानसू देखता है कि गेट पर तो उसकी फैमिली के ही बच्चे थे जो उससे मिलने आए थे। फिर नानसू उनसे काफी देर बात करता है और उसे उनसे बात करके काफी अच्छा भी लगता है। जैसे ही वो बच्चे जाते हैं वहाँ चूशी आ जाता है और बताता है कि कुछ ईवल स्पिरिट्स पास ही में थी और उसने उन्हें खत्म भी कर दिया। फिर नानसू चूशी को कहता है कि आज उसे कहीं बाहर जाना है, इसलिए चूशी घर में ही रहे तो सही होगा, क्योंकि चूशी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जिसके बाद नानसू कुछ चीजें खरीदने आया होता है, लेकिन सभी लोग नानसू को ही देख रहे होते हैं। पर हमें पता चलता है कि असल में सभी चूशी को देख रहे थे, क्योंकि चूशी ने काफी अजीब कपड़े पहने थे। इससे नानसू भी काफी गुस्से में था, क्योंकि उसने चूशी को घर में रहने के लिए कहा था, पर चूशी कहता है कि लिशी को प्रोटेक्ट करना उसका काम है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। नानजू कुछ टमाटर लेने जाता है, पर उनमें से थोड़ी सी ईवल स्पिरिट निकलती है, तो नानजू को बचाने के लिए चूशी उन टमाटर को तोड़ देता है। नानजू चूशी को समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ आम लोग हैं तो वो ऐसे हर चीज को तोड़ नहीं सकता, पर चूशी रुकता नहीं है और हर चीज को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से नानजू को काफी ज्यादा बिल मिलता है। अब नानजू चूशी को समझा ही रहा होता है कि इतने में चूशी कहीं गायब हो जाता है और नानजू उसे देख तक नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नानजू के भाई ली को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ईवल स्पिरिट बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ चूशी आ जाता है और एक आदमी के हाथ में इतनी बड़ी स्वॉर्ड देखकर वो बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी नानजू भी वहाँ आ जाता है और चूशी को ली के पास देखता है। फिर नानजू ली को अपने साथ ले जाता है, पर जाते हुए चूशी नानजू को संभल कर रहने की कहता है। उसी रात नानजू ली के घर होता है डिनर के लिए, पर ली बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि न्यू ईयर की रात भी उसके पेरेंट्स उसे मिलने नहीं आए। साथ ही ली के सभी दोस्त उसे वो सभी गिफ्ट दिखा रहे थे जो उन्हें उनके पेरेंट्स ने दिए थे। ली ये सब देखकर और ज्यादा निराश होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में ईवल स्पिरिट बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद नानजू जुआंग के साथ ली के घर पर आता है, पर वो देखता है कि वहाँ सभी लोग बेहोश पड़े हैं। तभी ली की बॉडी में से ईवल स्पिरिट निकलती है, जिससे जुआंग वहीं बेहोश हो जाता है और वही स्पिरिट नानजू पर भी अटैक करती है। पर उससे नानजू को उसके पास्ट का एक सीन दिखता है, जहां उसकी दादी उसे एक लॉकेट देती है। तभी नानजू की वापस आंख खुलती है और वो देखता है कि ली को ईवल स्पिरिट्स ने पूरी तरह से घेर लिया है। तभी वो ईवल स्पिरिट्स नानजू पर अटैक करने वाली होती है, पर चूशी वहां आ जाता है और नानजू को बचा लेता है। अब काफी आसानी से चूशी ली की बॉडी से उस ईवल स्पिरिट को भी खत्म कर देता है और नानजू से कहता है कि उसे यहाँ सभी लोगों के मन में ईवल स्पिरिट्स वाली मेमोरी रिमूव करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब नॉर्मल हो चुका होता है और ली नींद से उठता है और देखता है कि अब भी उसके पेरेंट्स नहीं आए। लेकिन तभी उसके फादर का कॉल आता है, जिससे ली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने फादर से बात करने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो कॉल नानजू ने ही की थी, जिससे ली ऐसे उदास न रहे। तभी न्यू ईयर हो जाता है और पटाखे फूटने लगते हैं, जो देखने में काफी अच्छे लग रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं नानजू सो रहा होता है, लेकिन तभी एक दूसरा गॉड दानियान नानजू के पास आता है, क्योंकि चूशी का टाइम खत्म हो चुका है। पर वो गॉड इतना अच्छा नहीं होता और नानजू के घर में बॉम्ब फोड़ देता है, जिसकी वजह से नानजू जल्दी से बाहर आता है। पर वो गॉड उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि इस बार का लिशी तो काफी डरपोक है। नानजू दानियान से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर दानियान बताता है कि वह सियाओ का बड़ा भाई है और नानजू ने उसके भाई को रुलाया था, इसलिए अब वो अपने भाई का बदला लेगा। फिर दानियान नानजू से फाइट करने आने लगता है, लेकिन नानजू सिर्फ उसके रास्ते से हट जाता है, जिससे दानियान नीचे गिर जाता है। तभी नानजू का छोटा भाई भी उससे मिलने आ जाता है, लेकिन तभी दानियान उसके ऊपर वापस से बम फेंक देता है। ये देखकर नानजू को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारते हुए कहने लगता है कि ऐसे कहीं भी बम फेंकने खतरनाक हो सकता है। पर दानियान बताता है कि उसके बम सिर्फ ईवल स्पिरिट को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानों को नहीं। फिर दानियान नानजू से उसके भाई और आंटी की तरफ देखने की कहता है, क्योंकि उसके बम की वजह से उनके अंदर की ईवल स्पिरिट खत्म हो चुकी है और अब वो पहले से ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। जिसके बाद वो सभी घर में आ जाते हैं और नानजू दानियान से कहता है कि अब से वो ऐसे कहीं भी बम फेंक नहीं सकता। पर दानियान कहने लगता है कि वो कोई बच्चा नहीं है जो नानजू को उसे समझाने की जरूरत हो। फिर दानियान वहां से चला जाता है।
फिर दानियान ब्रश से कुछ लिख रहा होता है, जो नानजू का भाई यांग देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी उम्र में ब्रश चलाना आना काफ़ी बड़ी बात है। फिर यांग और दानियान साथ में बम जलाने लगते हैं और यांग को काफ़ी मज़ा भी आ रहा होता है। फिर दानियान यांग को आज के फेस्टिवल के बारे में बताने लगता है कि उसे क्यों मनाया जाता है और किस तरह से पूरे साल पॉजिटिविटी रहती है। दानियान की ये सब बातें सुनकर नानजू भी उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसे इस सब के बारे में काफ़ी कुछ पता है। फिर वो सभी अंदर आ जाते हैं और काफ़ी अच्छे डम्पलिंग्स खाने लगते हैं। तभी वहाँ जुआंग भी आ जाता है और बताता है कि आज उसने सिर्फ पानी पिया है। ये सुनकर दानियान कहने लगता है कि अगर वो न्यू ईयर वाले दिन भी सही से नहीं रहेगा तो वो पूरे साल के लिए गरीब हो जाएगा। ये सुनकर जुआंग को काफ़ी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई के हालात बन जाते हैं। नानजू जुआंग से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिस पर जुआंग बताता है कि उसके पास एक कस्टमर है। फिर वो सभी लाइन्स सिटी आ जाते हैं जहाँ काफ़ी सारे पिंक ट्री हैं। जुआंग बताता है कि यहाँ काफ़ी टाइम से कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसलिए नानजू को सब चेक करने का काम मिला है। फिर भी सभी एक म्यूजियम में आ जाते हैं जहाँ रखी हर चीज़ के बारे में दानियान को पहले से ही पता था और वो उन दोनों को बता भी रहा होता है। फिर वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसने उन्हें यहाँ बुलाया है। वो आदमी नानजू को बताता है कि उसे पता नहीं कि क्या हो रहा है, पर हमेशा इस जगह पर कुछ गलत होता है। पर नानजू उन्हें चिंता न करने की कहता है क्योंकि अगर कुछ गलत होगा तो वो सब सही कर देंगे। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और हर चीज़ अपने आप हिलने लगती है, जिससे सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। नानजू और दानियान इवल स्पिरिट से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी दानियान को कुछ दिखता है और वो उस तरफ अपने बॉम्ब को फेंकने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी बीच में आ जाता है और दानियान को रोक देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि दानियान के बम से वहाँ रखी एंटीक चीज़ों को नुकसान पहुँच सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी बाहर आ चुके होते हैं और वो आदमी काफ़ी गुस्से में था क्योंकि पहले से ही सब बेकार हो रहा है और दानियान उसके लिए चीज़ें और बेकार कर रहा था। जुआंग उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है, वो दोनों उसकी मदद ही कर रहे थे, पर वो आदमी कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी नानजू उस आदमी से कहता है कि उन्हें गलत समझ लिया है। असल में दानियान जिन बम का फ्यूज़ कर रहा था वो सिर्फ बुरी बात को नुकसान पहुंचाते हैं और आम चीज़ों पर उनका असर नहीं होता। फिर नानजू कहता है कि अगर उन्होंने आज ही ये सब सही नहीं किया तो आज हो रहा है वो आगे चलकर भी हो सकता है। पर वो आदमी कहता है कि वो ऐसे इतने कीमती सामान को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता, जिस पर नानजू कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अंदर रखे सामान को कुछ ना हो। फिर नानजू उस आदमी से शुरुआत से पूछता है कि यहाँ हो क्या रहा है, तो वो आदमी उन्हें अपने साथ चलने की कहता है। फिर वो आदमी बताता है कि यहाँ रखी चीज़ें अपने आप टूटती जा रही थी और जब उन्होंने कई सारे टेस्ट कराए जिससे पता चल सके कि ये क्या हो रहा है, तभी उन्हें कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन वो आदमी खुद रात में चेक कर रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। तभी उसके सामने रखी मूर्ति अपने आप टूट गई और वो कुछ पता भी नहीं कर पाया। फिर वो आदमी कहता है कि इस जगह पर उनके कल्चर और हिस्ट्री की चीज़ें रखी हैं और वो चाहता है कि आने वाली जनरेशन ये सब देख सके और उन्हें भी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से पता चल पाए। ये कहते हुए वो आदमी रोने लगता है क्योंकि उस आदमी के देखे सब सपने टूटते जा रहे हैं। तभी दानियान उसके पास आता है और उन पर भरोसा करने की कहता है क्योंकि वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे और सब पहले जैसा कर देंगे। अब हम रात का सीन देखते हैं। दानियान सभी एंटीक चीज़ों को अपने मैजिक से प्रोटेक्ट कर देता है जिससे जब ईवल स्पिरिट अटैक करे तो उन चीज़ों को कुछ ना हो। ऐसे ही काफ़ी रात भी हो जाती है। तभी एक कैट अंदर आ जाती है। उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक कैट है, पर उस कैट में काफ़ी सारी ईवल स्पिरिट्स होती हैं और तभी वो एक कैट एक लड़के में बदल जाती है। फिर वो लड़का अपना नाम सुई पांग बताता है। तभी दानियान उससे कहता है कि जो कीमती चीज़ें उन्हें तोड़ी है उनका बदला अब वो उसे मार कर लेंगे। तभी सुई पांग उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वह सभी उसके अटैक से बच जाते हैं और दानियान उसके ऊपर अपने बम से अटैक करता है। पर दानियान काफ़ी ज़्यादा बम का यूज़ कर रहा था जिससे वहाँ रखी चीज़ों को भी नुकसान पहुँच सकता था, इसलिए नानजू दानियान को रोक देता है। मौका मिलते ही सुई पांग वहाँ से भाग जाता है और एक मैजिक सर्कल बनाकर वहाँ की सारी ईवल स्पिरिट्स को एक जगह इकट्ठा कर देता है, जिससे सुई पांग ब्लैक ड्रैगन को वहां बुला देता है। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस ब्लैक ड्रैगन से कैसे फाइट की जाए। तभी अपने आप वो कैलेंडर वहां आ जाता है और उस ब्लैक ड्रैगन को अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। फिर उस कैलेंडर्स में से 3 चीजें निकलती हैं, एक बुक, एक स्क्रॉल और ड्रैगन का एक सिंग। नानजू बुक और स्क्रॉल को अपने हाथ में लेता है, पर जैसे ही वो सिंग को छूता है वो सिंग एक स्वॉर्ड में बदल जाता है और वो स्वॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी लग रही थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो आदमी दानियान और नानजू का थैंक्स कर रहा होता है क्योंकि अब वो जगह बिल्कुल सुरक्षित है। इससे वो आदमी भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब उसकी एंटीक चीज़ों को कुछ नहीं होगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि चूशी आया होता है और वो नानसू को बता रहा था कि वो ब्लैक ड्रैगन वाली स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है और उसे इविल स्पिरिट्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। साथ ही जिसके पास भी वो स्वॉर्ड होती है वो इंसान काफी स्ट्रांग हो जाता है। फिर नानसू उस बुक के बारे में पूछता है, पर चूशी को भी उस बुक के बारे में कुछ नहीं पता था और जो भाषा उस बुक में लिखी थी वो भी उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। चूशी बताता है कि हेवन और अर्थ के कैलेंडर को येलो एम्पायर ने बनाया था और जो लीशी होता है उसे इस बारे में सब पता होता है। पर नानसू की दादी तो अब जा चुकी हैं, तो उन्हें किसी और से इस भाषा के बारे में पता करना होगा। फिर नानसू उस स्क्रॉल को खोलता है जिसमें ड्राइंग बनी थी और उस ड्राइंग में चूशी भी था जो इविल स्पिरिट से फाइट कर रहा था। पर चूशी बताता है कि उसे याद नहीं कि कब उसने ऐसे किसी से फाइट की हो। तभी वो ध्यान से उस ड्राइंग को देखता है और उसे पास्ट का कुछ याद आता है जहाँ वो किसी काफी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। चूशी उससे काफी परेशानी में जा रहा था, इसलिए नानसू चूशी को ज्यादा ना सोचने की कहता है क्योंकि चूशी पहले ही हजारों साल जी चुका है और सब कुछ याद रखना मुश्किल है, इसलिए उसे ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। फिर नानसू चूशी को बाहर चलने को कहता है क्योंकि आज बाहर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानसू और चूशी फेस्टिवल में आ जाते हैं और वहाँ पहले से ही चूशी जैसे कपड़े पहने हुए लोग थे, इसलिए आज नानसू को चूशी के कपड़ों से ही कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तभी उनके पीछे एक गॉड श्रीन आ जाती है जो नानसू को पहले से जानती थी क्योंकि वो नानसू की दादी के पास पहले भी आती रहती थी। फिर वो तीनों साथ में फेस्टिवल में घूमने लगते हैं। नानसू शिन से बात करते हुए चलने लगता है, पर तभी वो पीछे देखता है कि चूशी की हालत वापस से खराब हो रही है और वो इविल स्पिरिट्स के कंट्रोल में जाता जा रहा है। शिन बताती है कि चूशी अब पहले की तरह उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, इस वजह से वो छोटी इविल स्पिरिट्स के कंट्रोल में भी आसानी से जा रहा है। ये सुनकर नानसू काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ काफी सारे लोग हैं और अगर चूशी ने अटैक करना शुरू किया तो सही नहीं होगा। तभी चूशी वापस खड़ा होता है और एक शॉप से कैंडी मांगने लगता है। शिन बताती है कि जरूर चूशी किसी बच्चे की इविल स्पिरिट के कंट्रोल में चला गया होगा, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। फिर नानसू चूशी के लिए कैंडी लेता है, पर इससे चूशी नाराज हो जाता है, इसलिए नानसू 2 कैंडी लेता है, पर अभी चूशी खुश नहीं था और वो वहीं पर बैठ जाता है। फिर चूशी अपना वेपन उठाकर भागने लगता है, पर नानसू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये किसी के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। फिर वो सभी बलून बनाकर उड़ाने लगते हैं जिससे नानसू को पुराने दिन याद आते हैं जब वो इसी तरह अपनी दादी के साथ बलून बनाकर उड़ाया करता था। तभी शिन नानसू से कहती है कि वहाँ ओल्ड टेम्पल काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए वो वहाँ से चलने की कहती है। नानसू भी इसके लिए मान जाता है और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर टेम्पल पर उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है जो अपने पोते के साथ थी। फिर वो तीनों उस ओल्ड लेडी के घर आ जाते हैं और उन्हें सूप बनाकर देते हैं जो उन्हें और उनके पोते दोनों को काफी पसंद आता है। पर तभी नानसू देखता है कि उनके घर का सारा सामान पैक हो रखा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस जगह को खाली करके जा रहे हैं। तभी शिन नानसू के पास आती है और उसे अपने हाथों से बनाया सूप देती है जिसमें उसने कुछ खास भी डाला था। नानसू को सूप खाते ही पता चल जाता है कि वो काफी बेकार है, पर शिन इतने मन से वो बनाकर लाई थी जिसकी वजह से वो उसके सामने ही उसे बेकार भी नहीं बता सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानसू खड़ा होता है, तभी ओल्ड लेडी उसके पास आती है और नानसू से मदद मांगती है। फिर वो ओल्ड लेडी नानसू को एक बॉक्स देती है और उसे उसके बेटे को देने की कहती है। तभी वहाँ ओल्ड लेडी का बेटा और उसकी वाइफ आ जाती है जो अपने बेटे को खोजते हुए वहाँ आए थे और वो नानसू और उसके साथियों पर उनके बेटे को किडनैप करने का इल्जाम लगाने लगते हैं। पर नानसू और शिन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी नानसू उस बॉक्स को देने की कोशिश करता है, पर वो आदमी बॉक्स पर हाथ मारकर गिरा देता है और उस बॉक्स में से एक वाइट कपड़ा निकलता है जिसे देखकर सभी हैरान और चुप हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें उस आदमी से पता चलता है कि उसकी मदर कई साल पहले ही मर चुकी है और वो आदमी भी ये जानकर काफी हैरान था कि उस बॉक्स को उसकी मदर ने दिया है। असल में उस बॉक्स में कुछ पुरानी फोटोज और कुछ याद रखने वाली चीजें थी। वो आदमी ये देखकर काफी हैरान था। वहीं नानसू समझ आता है कि इस वजह से सारा सामान पैक हुआ रखा है और वो दोनों अपने बेटे को इसलिए ही यहाँ आने से मना कर रहे थे। तभी उस आदमी को कई सारी ऐसी चीजें दिखती हैं जिसे देखकर उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे वो अपनी मदर के साथ खुश रहा करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उस आदमी ने अपनी मदर के साथ रहना बंद कर दिया, जिसकी वजह से ओल्ड लेडी काफी अकेली हो गई और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। इसलिए ओल्ड लेडी ने एक लेटर लिखा जो उसी बॉक्स में था अपनी हालत के बारे में, जिसे पढ़कर वो आदमी काफी रोने लगता है। पर उस आदमी को नहीं पता था कि उसकी मदर की स्पिरिट वही है। जिसके बाद वो अपनी मदर का फेवरेट फूड निकालता है और उसे सारे सामान को भी अच्छे से रखता है, जिससे उसकी मदर काफी खुश होती है और उन्हें आखिरकार शांति मिल जाती है। सब सही करके नानसू और उसके साथी भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं नानसू के पास नया गॉड आया होता है जिसका नाम शियान है
और वो काफ़ी शांत किस्म का गॉड है। वो हमेशा नेचर को देखकर खुश रहता है क्योंकि उसके हिसाब से नेचर ही दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। फिर शियान नानसू को दुनिया के बारे में कई सारी ऐसी बातें बताता है जो आज से पहले उसने कभी सोची भी नहीं थी। फिर ऐसे सुंदर सुंदर पेड़ों की बात करते करते शियान नानसू को एक लड़की के बारे में बताता है जो एक पेड़ से किसी इंसान से भी ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन नानसू को पता चलता है कि वो लड़की असल में अंधी है। तभी वहाँ जुआंग आ जाता है और वो भी उस लड़की को पहले से ही जानता था। फिर उनके बीच कुछ बातें होती हैं, लेकिन तभी नानसू जुआंग के अंदर से इवल स्पिरिट निकलते हुए देखता है जो उसकी चोट से निकलती है। पर शियान काफी जल्दी जुआंग की चोट ठीक कर देता है जिससे वो इवल स्पिरिट बढ़े ना। उसी रात नानसू और शियान साथ होते हैं। तभी नानसू एक बार उस लड़की ऊनिंग को देखकर आने की कहता है क्योंकि नानसू को लग रहा था कि उनके ऊपर इवल स्पिरिट्स का अटैक हो सकता है। फिर शियान चला जाता है। नानसू पढ़ रहा होता है कि इवल स्पिरिट्स बनती ही क्यों है, क्योंकि अगर वो इवल स्पिरिट्स को बनने ही ना दे तो सब सही हो सकता है। पर तभी नानसू के घर जुआंग खाना लेकर आ जाता है। पर नानसू जुआंग से पूछता है कि वो ऐसे अचानक से उसके घर खाना और ड्रिंक्स लेकर क्यों आ गया और कैसे, जिस पर जुआंग कहने लगता है कि क्या वो अपने दोस्त से मिलने भी नहीं आ सकता। पर नानसू कहता है कि ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है क्योंकि जुआंग का चेहरा देखकर ही ये बात पता चल रही है। जुआंग को पता नहीं पड़ता है कि वो उनिंग से प्यार करने लगा है। फिर जुआंग बताता है कि उनिंग कितनी ज्यादा अच्छी है, ब्लाइंड होने के बाद भी उसके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है। उनिंग हर चीज से काफी ज्यादा प्यार करती है और काफी अच्छे से रहती है। साथ ही उनिंग को अपना डॉग सबसे ज्यादा पसंद है और वो उसके साथ पूरे दिन भी रह सकती है। और जब भी उनिंग अपने डॉग के साथ होती है वो काफी खुश रहती है। तभी हम उनिंग के डॉग को देखते हैं जो अब पहले की तरह नहीं था क्योंकि वो काफी बीमार भी रहने लगा था और उसकी उम्र भी काफी हो गई थी, जिसकी वजह से उनिंग थोड़ी निराश रहती है क्योंकि अब वो अपने डॉग के साथ पहले की तरह नहीं खेल सकती। जिसके बाद उनिंग अपने डॉग और अपने लिए स्टोर पर खाना लेने आती है। जाते हुए स्टोर की ओनर उनिंग को बताती है कि आजकल यहाँ काफी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए वो संभल कर जाए। फिर उनिंग उस स्टोर से निकल जाती है और घर जाने लगती है। लेकिन तभी कुछ इवल स्पिरिट्स काफी सारे बॉक्स उनिंग पर गिराने वाली होती हैं, पर तभी वहाँ शियान आ जाता है और उन स्पिरिट्स को मारकर उनिंग को बचा लेता है। उनिंग काफी डर जाती है और पूछने लगती है कि कौन है, जिस पर शियान उनिंग को बताता है कि अब वो ठीक है, बस कुछ बॉक्स जमीन पर गिर गए। सीन शिफ्ट होता है और हम जुआंग को देखते हैं जो लगातार शराब पी रहा था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वो उनिंग से प्यार करता है और वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तभी वहाँ शियान आ जाता है और नानसू को बताता है कि उनिंग पर इवल स्पिरिट्स ने अटैक किया था। ये सुनकर जुआंग काफी हैरान हो जाता है और उसके हाथ से शराब का ग्लास भी गिर जाता है। तभी हम उनिंग को देखते हैं जो काफी परेशान लग रही थी। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उसे अपने डॉग को बदलने की कहता है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा बीमार रहता है और उसकी उम्र भी काफी हो चुकी है। अब उनिंग का डॉग उसे ज्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पर उनिंग अभी मना कर रही थी और कह रही थी कि वो अपने डॉग को नहीं बदल सकती। पर तभी हम देखते हैं कि उनिंग के डॉग में इस सबसे इवल स्पिरिट्स बढ़ती जा रही थी और वो डॉग बेकाबू हो जाता है। तभी काफी सारी इवल एनर्जी उसमें से निकलती है। शियान को भी वो महसूस होता है और वो नानसू को बताता है कि उनिंग खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से नानसू को आने की कहकर खुद चला जाता है। कुछ ही देर में नानसू जुआंग के साथ पहुंचता है और वो देखता है कि उनिंग और उसका दोस्त वहां बेहोश पड़े हैं। ये देखकर जुआंग को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी डॉग उसके ऊपर भी इवल स्पिरिट से अटैक कर देता है जिससे जुआंग भी बेहोश हो जाता है। अब नानसू देखता है कि शियान काफी मुश्किल से ही इवल स्पिरिट के अटैक रोक पा रहा है। तभी शियान की शील्ड टूट जाती है और शियान बेहोश हो जाता है। अब नानसू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड निकालता है। नानसू उसकी मदद से एक ही अटैक में डॉग के ऊपर से सारी इवल स्पिरिट्स खत्म कर देता है और अब वो सभी सुरक्षित थे। जिसके बाद शियान अपने मैजिक का यूज करके उनिंग को नींद से उठाता है और उसे ऐसा इल्यूजन दिखाता है जैसे वो एक काफी अच्छी और सुंदर जगह पर है जहां वो अपने डॉग को काफी प्यार से रखती है। और तभी उसका डॉग अपनी आखिरी सांसें उनिंग की गोद में ले लेता है। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहां उनिंग अपने दूसरे डॉग के साथ उसी जगह पर आई थी जहां उसके पहले डॉग ने आखिरी सांस ली थी। साथ ही उनिंग का नया डॉग भी पुराने वाले जैसे ही था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहां काम चल रहा होता है। तभी वहां के लोगों को कुछ मिलता है जिससे डरकर सभी भागने लगते हैं। अब हम नानसू को देखते हैं जिसके घर में आते ही नया गॉड उसके सामने आ जाता है। वो गॉड सबसे पुराने गॉड्स में से एक है जिसकी वजह से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा ठीक नहीं रहती। ये बात शियान ने पहले भी नानसू को बताई थी। कुछ देर बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और किनाओ
नानसू को अपने पास्ट के बारे में कई सारी बातें बताता है, जो भी पास्ट में वॉर हुई थी या जो भी अच्छी चीजें हुई थी। नानसू को भी उन सब के बारे में जानकर काफी अच्छा लगता है। तभी बाकी सभी गॉड्स भी कैलेंडर में से बाहर आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। वो सभी काफी टाइम से अंदर ही थे, इसलिए परेशान हो चुके थे और अब उन्हें थोड़ी बाहर की हवा चाहिए थी। तभी किनाओ याद करता है कि उसने काफी टाइम पहले एक लड़के से सीखा था कि हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि दुखी रहने से कुछ नहीं मिलता, पर अगर वो खुश रहेंगे तो हर कोई उनके पास आएगा। जिसके बाद हम उसी साइट को देखते हैं जिसका ओनर काफी निराश था, क्योंकि अब वहाँ कोई और काम नहीं करना चाह रहा था। तभी एक आदमी उसके पास भागते हुए आता है और वो काफी डरा हुआ भी लग रहा था। उसकी परेशानी सुनकर ओनर भी काफी हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम नानसू को देखते हैं, जो किनाओ के साथ था और किनाओ नानसू को बता रहा था कि आज से पहले वो कभी इतना खुश नहीं हुआ। बाकी गॉड से मिलकर उसे सही में काफी अच्छा लगा। तभी नानसू के पास कॉल आता है, जो कि उसी साइट ओनर का था और वो काफी डरा हुआ था। फिर वो नानसू को मदद के लिए बुलाता है। नानसू आने के लिए मान जाता है, लेकिन वो किनाओ को लेकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि किनाओ की तबीयत ठीक नहीं रहती। पर किनाओ भी सब सुन चुका था और वो समझ गया था कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो भी चलने की कहता है। नानसू उसे मना नहीं कर पाता और दोनों जाने लगते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस साइड पर पहुंच जाते हैं और हर जगह को अच्छे से चेक करने लगते हैं। तभी किनाओ नानसू को बताता है कि एक गड्ढे से काफी ज्यादा ईवल स्पिरिट्स सेंस हो रही है। नानसू उस गड्ढे को और ज्यादा खोदने लगता है, लेकिन काफी अंदर खोदने के बाद भी कुछ नहीं निकलता। तो नानसू को लगता है कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन तभी उस गड्ढे से काफी सारी ईवल स्पिरिट्स निकलती हैं, जो नानसू पर अटैक करने लगती हैं। हालांकि नानसू उन्हें अपनी शील्ड से रोक रहा था, पर वो ईवल स्पिरिट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी नानसू अपनी ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड निकाल लेता है और सभी ईवल स्पिरिट्स को मारना शुरू कर देता है। किनाओ भी ईवल स्पिरिट्स को मार रहा होता है, पर उसकी हालत ठीक नहीं दिख रही थी, इसलिए नानसू उसे आगे फाइट न करने की कहता है। पर किनाओ नहीं मानता, क्योंकि लीशी की रक्षा करना एक गॉड का काम है। फिर दोनों ही मिलकर काफी सारी ईवल स्पिरिट्स को मारते हैं, लेकिन वो सभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से दोनों ही काफी थक जाते हैं। अब सभी स्पिरिट्स मिलकर एक स्नेक में बदल जाती है। अब नानसू और किनाओ दोनों में ही इतनी पावर नहीं बची थी कि इतने बड़े स्नेक से वो फाइट कर सके। तभी नानसू की ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड अपने आप नानसू के हाथ से चली जाती है और उस स्नेक से फाइट करने लगती है। नानसू को अभी तक पता नहीं था कि उसकी स्वॉर्ड अपने आप भी फाइट कर सकती है। जैसे किनाओ को मौका मिलता है, वो अपनी पावर से उस स्नेक को जमा देता है, पर वो स्नेक हमेशा के लिए नहीं जमा था। इसलिए नानसू सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी नानसू को एक स्पेल की याद आती है और वो उसे इस स्नेक को खत्म कर सकता है। तभी नानसू उस स्पेल का यूज करने लगता है, जिससे मौसम पूरी तरह से बदल जाता है और स्नेक के ऊपर काफी तेज बिजली गिरती है। सभी को लगता है कि उससे वो स्नेक मर जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस अटैक से वो स्नेक सिर्फ कमजोर हुआ था। वो स्नेक नानसू और किनाओ को मारने वाला होता है, पर तभी पीछे से चूशी आ जाता है और उस स्नेक को एक ही अटैक में मार देता है। अब नानसू किनाओ को आराम से बैठाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पीछे खड़ा चूशी ईवल स्पिरिट्स के कंट्रोल में चला जाता है और नानसू को मारने वाला होता है। पर किनाओ अपनी पूरी पावर यूज करके चूशी पर अटैक करता है, जिससे चूशी वहीं बेहोश हो जाता है। अब किनाओ की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और नानसू से कहता है कि अब उसका टाइम आ गया है। तभी नानसू के गले से लगकर किनाओ मर जाता है। नानसू को काफी दुख होता है, पर फिर भी वो किनाओ को अब तक सब कुछ के लिए थैंक्स करता है। तो यही इस मूवी का एंड होता है। मिलते हैं आपसे इसी तरह की किसी शानदार वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।